अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू लाइव एट कैपिटल। मैं हूं नौशीन तारिक और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार अहमद सगई साहब। आज के अहम इशू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का अल जज़ीरा को दिया गया इंटरव्यू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए फौज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और सेम पेज पर होने का इंदिया भी दिया है। इसके अलावा मेशत को उन्होंने चैलेंज करार देते हुए इसको दुरुस्त सिम पर डालने का दावा भी किया है। सफारती ताल्लुकात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदीया के साथ हमारे बेहतरीन बरादराना ताल्लुकात हैं, लेकिन माशी मुस्तकबिल को चीन से जोड़ा है। इसके अलावा आज़ाद फ़लस्तीन को अपना असूली मौक़िफ़ करार देते हुए उन्होंने कहा कि इसराइल की हिमायत करने से फ़लस्तीन के मसाइल हल होने वाले नहीं। इसके अलावा आज की दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि FTF का बिल पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतहाई मुस्तैदी का मुजाहरा कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ यह है कि हर सूरत में ये बिल मंजूर करवाने हैं, हर सूरत में पार्लियामेंट से ये पास करवाएंगे। इसकी मुखालफत कौमी अहदाफ की मुखालफत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल भी इसी सिलसिले में वफाकी वज़रा और मुशीरान से मुलाकात की। आज भी उनका कौमी सेनेटर्स और इत्तेहादी जमातों से मुलाकात थी। FATF के बिल, हुकूमत और अपोजिशन का टकराव, ये ऊंट किस करवट बैठेगा, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बहुत दिनों से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि मुल्क में शायद पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका है। आज एक बार फिर अहमद रज़ा कसूरी की जानिब से सदारती निज़ाम के नफाज के लिए दरख्वास्त दायर की गई है। वफाक और वज़ीर-ए-आज़म को फरीक बनाया गया है और कहा गया है कि अदालत सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम करवाए, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम मुल्क में नाकाम हो चुका है। क्या पाकिस्तान के मसाइल का हल सदारती निज़ाम में पोशीदा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन हम प्रोग्राम का स्टार्ट करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के आज के इंटरव्यू से। जी अहमद साहब, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया है और उसमें कुछ चीदा बातें जो कि मैंने अभी अपने बयानी में की, आप इस इंटरव्यू को कैसे देखते हैं ओवरऑल? देखिए, सब अच्छा की तस्वीर पेश की है खान साहब ने। सब अच्छा है तो बताया है ना। अब अगर बुरा होता तो बुरा बता देते, चूंकि खान साहब में एक चीज़ तो है कि वो छुपाते नहीं है, कह देते हैं। लेकिन ये है कि देखें, इतना भी अच्छा नहीं है जितना शायद हम सोच रहे हैं, लेकिन इतना भी बुरा नहीं है जितना मीडिया बयान कर रहा है। उसकी वजह यह है कि खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो मुस्तकबिल है, वो जुड़ा हुआ है चाइना के साथ। चाइना अगर तरक्की करता है तो पाकिस्तान तरक्की करता है, चाइना अगर जो है वो तरक्की नहीं करता तो पाकिस्तान तरक्की नहीं करता। और दूसरे लफ्ज़ों में हम ये बताना चाह रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान यकजान दो कालिब हैं। अब ये देखिए कि अभी रिसेंटली उन्होंने ना सिर्फ JF थंडर के अंदर, बल्कि ये जो अभी हमारे पास जो एक बहरी जहाज़ आया है उसके ऊपर जो उन्होंने जिस किस्म की जो तनसीबात लगी हुई हैं, जो उसके ऊपर जो है जो आला जात लगे हैं, जो उसके ऊपर दफाई हवालों से, वो हमारी बहरिया के लिए जो है बहुत बड़ा एक एसेट है। सिमिलरली अभी देखिए कि वो बरी फौज के साथ भी उनका तावन जारी है। हमारे मुल्क के अंदर जो है उनका CPEC वो भी चल रहा है। यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं CPEC के ऊपर जो है। फिर उनका जो प्रेसिडेंट शी का जो उनका जो विजन है, वन बेल्ट वन रोड जो है, और जिसके तहत जो है वो CPEC के ज़रिए जो है वो इस रूट को इस्तेमाल करते हुए वो कहाँ तक जाना चाहते हैं, और हम जो है वो चूँकि रास्ते में बैठे हैं, यहाँ से उतरते या चढ़ते हुए यहीं से होके जाना है। सो अल्टीमेटली जो है उनका, चूँकि चाइना जो है वो अपने साउथ चाइना को उन्होंने डेवलप करना है, और साउथ चाइना, अब मुझे चाइना जाने का बेतहाशा दफ़ा इत्तेफाक हुआ है। आप देखें कि शंघाई से अगर आप उड़ते हैं ना, शंघाई से उड़ के और पाकिस्तान, जब भी आप गिलगित बल्तिस्तान से ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो इट यूजुअली टुक 7 आवर्स फ्लाइट। सो यू कैन वेल इमेजिन कि 6 से 7 घंटे आपको लग जाते हैं शंघाई से यहाँ पहुँचते हुए। और शंघाई में उनकी जो है वो पोर्ट बनी हुई है। अब ये देखिए कि अगर यहाँ से वो कोई चीज़ बाई रोड लेके जाना चाहे तो उनको कितने दिन लग जाएंगे। अगर उनको जो है 6-7 घंटे की फ्लाइट है तो बाकी रोड कितना लंबा होगा। लिहाजा जबकि यहाँ से गिलगित से जब वो उड़ते हैं तो हार्डली वो कोयटा जो है पौने 2-2.25 घंटे में वो पहुँच जाते हैं। तो अब देखिए कि 2-2.25 घंटे जो है वो बलूचिस्तान है, और वहाँ से 7 से 8 घंटे जो है वो शंघाई है। ये तो है उसका फ़िज़ाई फासला। अब ज़रा आप ज़मीनी फासले को देख लें तो ये चंद हज़ार किलोमीटर है, और वो जो है वो
मतलब कि काफ़ी ज़्यादा उसके कुछ 7-8 हज़ार किलोमीटर बनता है। ये जो है ये 1200-1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक जी जाता है, और वो जो है वो यहाँ से बीच में से होके जो है वो ग्वादर तक पहुँच जाते हैं। सो ये उनको इतना शॉर्ट पड़ता है। अब अगर यहाँ से वो नीचे उतरते हैं, और आपने इसमें देखा होगा जो उनका जो नया मनसूबा है, इसके अंदर जो है हवेलियाँ से काशगर ये ताशकुरगान जो है उनका हुआ है, क्योंकि ताशकुरगान तक उनका पहले आया हुआ है, वहाँ तक बिछी हुई है उनकी लाइन। सो हमने जो है यहाँ से हवेलियाँ तक हमारी बिछी हुई, सो हवेलियाँ से वहाँ तक ट्रेन बिछ जाएगी, उसके साथ साथ पैरेलल आपका रोड जा रहा है। सोचें कि आप चाइना के साथ किस तरह से जो है ना आप लिंक कर जाएंगे। उसके अलावा जो हमारी दिफाई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो हम शायद अभी उस पर बात नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, लेकिन हम बहुत क्लोज हो चुके हैं। सर, आपके कहने का मतलब ये है कि खान साहब ने दुनिया को ये पैगाम दिया है कि हमारे लिए चाइना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी हमारी अब चाइना है, रीजन के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। हम जो है अब अगर किसी ब्लॉक में जाएंगे तो वो चाइनीज ब्लॉक होगा, हम अगर किसी ब्लॉक में सस्टेन कर सकते हैं तो वो चाइना का ब्लॉक होगा, हम अगर किसी ब्लॉक में हमारा फ्यूचर है तो वो चाइना का ब्लॉक होगा। हम चाइना के साथ खड़े हैं, चाइना हमारे साथ खड़ा है, और इसमें कोई शक नहीं है नौशीन कि हमारी दोस्ती जो है वो पहाड़ों से ऊंची है और समंदरों से गहरी है और गुड़ से मीठी है, बल्कि शहर से भी ज्यादा मीठी है। और ये दोस्ती जो है आज से नहीं है, ये आप देखिए चुगन लाई के जमाने में भुट्टो साहब के बहुत कुर्बतें एक बड़ी थी, वो फासले जो है जो सिमटे थे वो सिमटते चले गए, और ग्रेजुअली आज हालत ये है कि हम बिल्कुल एक हो चुके हैं, और हमारे जो है वो दिल धड़कते हैं आपस में, चाइनीज के और पाकिस्तानियों के। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट हमारा बहुत अच्छा है। आप देखिए कि उन्होंने हमें 313 प्रोडक्ट्स के अंदर जो है उन्होंने, और ये 313 का बड़ा खास हिस्सा है मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने हमें 313 प्रोडक्ट्स के अंदर जो है उन्होंने कहा जी कि आप जो है फ्री ट्रेड जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत उन्होंने कहा कि ये आप मुफ्त ला सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। सो आप ये देखिए कि एक तरफ वो हमें इतना ज्यादा मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे रहे हैं, वो एक्सेस दे रहे हैं, महाज पे उन्होंने हमें सपोर्ट किया। हर महाज पे आप देख लें, ये फेटअप वाले महाज पे देख लें, हम हमें ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए जो है इंडिया ने कौन सी उसने जो है वो कसर छोड़ी थी, और उसके साथ साथ जो है बाकी भी उसके जो उसने जो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाइना ने हमें सपोर्ट किया। सर, ये तो होगी सफारती ताल्लुकात। खान साहब ने एक चीज अपने इंटरव्यू के आगाज में ये भी कहा है कि उनको फौज पे मुकम्मल एतमाद है, और फौजी इदारों में और हुकूमत में हम आहंगी पाई जाती है। इसको आप कैसे लेते हैं? मतलब खान साहब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जमहूरियत को फौज से कोई खतरा नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, होता यह है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पे एक तासुर दिया जाता रहा है माजी के अंदर कि शायद जो है फौज और हुकूमत जो है वो अलग अलग पेज पे हैं, और उससे कोशिश यही की जाती है कि उनके जो डिफरेंसेस हैं उसको सामने लेके आया जाए, और फिर उसकी बुनियाद पे जो है स्पेकुलेशंस को जनरेट किया जाए और सोशल मोबिलाइजेशन की जाए। क्योंकि आम आदमी ये समझता है कि अगर फौज खिलाफ हो गई है किसी हुकूमत के या फौज के साथ नहीं बन रही, तो हम जब निकलेंगे तो अगर हो सकता है हमें फौज की तरफ से जो है वो, चूंकि फौज, देखिए मैं नहीं समझता कि फौज उस तरह से पॉलिटिक्स में आना चाहिए। फौज पॉलिटिक्स में आती है, हम लोग हैं जो फौज को खींचते हैं फौज के पास। आपको याद होगा खान साहब जब थे तो उन्होंने ही जाके कहा था कि जी आप आए, जी आके बीच में जो है वो करें, क्योंकि हमें किसी और पे ट्रस्ट नहीं है। तो चूंकि जिस पे ट्रस्ट होगा आप उसी को लाके बीच में गारंटर के तौर पे डालते हैं ना। उन पे ये है कि सबको ट्रस्ट है, वो जो बात कह देंगे वो बात फिर होगी, लाजमी होगी। लिहाजा हमारे यहाँ कोशिश यही होती है कि पहले स्पेकुलेशन क्रिएट की जाए और डिफरेंसेस को जो है वो हवा दी जाए, नए भी हैं तो पैदा किए जाए, और फिर उसकी बुनियाद पे जो है वो जो अफवाह साज फैक्ट्री होती हैं वो बात बताती हैं, बतंगड़ बनाती हैं, और फिर वो बात और बतंगड़ को दोनों को ला के मीडिया के अंदर उछालती हैं। कुछ एंकर्स उन्होंने हायर किए होते हैं, वो उसके ऊपर बैठ के लंबे लंबे टॉक शोज करते हैं, और पता ये चलता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो है शायद फासले बढ़ रहे हैं, और फिर सोशल मोबिलाइजेशन की जाती है, लोगों को बाहर निकाला जाता है। जब लोग बाहर निकल आते हैं तो फिर एजिटेशन होती है, डेमोन्स्ट्रेशन होती हैं, और महसूस यही हो रहा होता है कि शायद ये पता नहीं इसके क्या अज़ाम है, क्या आदाफ है, और उससे हुकूमत डिस्टेबलाइज होती है। जब हुकूमत डिस्टेबलाइज होती है तो फिर वो जो फोर्सेज हैं, वो कुव्वतें हैं, वो जो पोलिटिकल कुव्वतें भी हो सकती हैं, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, वो अपने फायदे हासिल करने की कोशिश करती हैं। सो ये बुनियादी तौर पर वो तासुर है जिसको ज़ाहिर किया है खान साहब ने कि ऐसा कुछ नहीं है, हम एक पेज पे हैं, और एक पेज से मुराद कतन ये नहीं है कि फौज जो है वो कोई उनको डिक्टेट करती है या कुछ। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं, फौज बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, फौज अलग से काम करती है वो अलग से, लेकिन कुछ डिफरेंसेस नहीं है उनके दरमियान। वो जो बात करते हैं, फौज हमेशा से कोशिश होती है उनकी कि जो भी हुकूमत की तरफ से जो बात आती है फौज उसको लेके चलती है, फौज उसको जो है उसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करती है। जो उनको जो टास्क दिया जाता है वो टास्क जो है वो सरहदों का हो, वो टास्क जो है वो कोई भी दहशतगर्द के जो मामला
मामलात है जो पीछे जो है जो हमारे बड़े ऑपरेशन हुए हैं, चाहे वो रद्दुल फसाद था, चाहे वो जो है ज़रबुल अस्द था, उस सूरत में हो, चाहे जो है कराची की सूरत हाल में हो, चाहे सैलाब की उसमें हो, तो गवर्नमेंट जो भी कहती है उनको कि आप ये करें वो हमेशा करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि दोनों के दरमियान एक अमांगी है, वर्किंग रिलेशनशिप है, और वो जो वर्किंग रिलेशनशिप है इसकी बुनियाद पे उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि वो जो दुश्मन है जो ये समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो शायद हमारे दरमियान कोई रिफ्ट पैदा करके या शायद डिफरेंसेस पैदा करके आप कुछ मैशत की बात की उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत मिलते ही जो है वो बड़े चैलेंजेस थे, माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, और इसके अलावा जो है वो हमने काफी इसको कोप अप करने की कोशिश की है, और खान साहब ने ये कहा कि अब हमने इसको दुरुस्त सिमत पे डाल दिया है। जबकि हम फैक्ट्स एंड फिगर देखें तो इसी दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा मुल्की कर्जे दिए गए हैं, आई थिंक सो, जिनकी मालियत 44,553 अरब की बुलंद तरीन सतह पर आ गई है इस वक्त। पाकिस्तान के कर्जों के बोझ में मजीद 4,340 अरब का इजाफा हुआ है। गैर मुल्की कर्जों की मालियत 7,716 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई है। 10 अरब रुपए, 10 अरब डॉलर जो है वो कर्ज अदा भी किया है, वो इसमें लिख लेती हैं आप, ठीक है, वो आप मिस कर गई हैं। देखिए ये इतनी बड़ी अमाउंट है जो इन्होंने, अब है क्या, आप थोड़ा सा पहले समझें। नहीं सर, इस मैं एक तरफ ये फैक्ट्स एंड फिगर है, दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने मेशियत को दुरुस्त सिमत में डाल दिया, तो ये कैसे डाला, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए है ये कि आप कर्जा क्यों लेते हैं, क्योंकि आपने कर्जा वापस करना होता है। ऐसा नहीं कि कर्जा लेके आप खा पी जाते हैं। हाँ। आपके ऊपर कर्जे का एक डेट चल रहा है, आपका उसका एक सूद है जो आपने अदा करना है, और उसकी किस्त है। आपको याद होगा अभी पिछले दिनों हमने किस्त पे करनी थी, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने कहाँ से पैसे पकड़ दकड़ के जो है उसको वो पे किया। ये बहुत बड़ा वो क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को कि इन्होंने 10 अरब डॉलर 10 बिलियन डॉलर्स जो है वो पे किए हैं IMF को, और ये IMF से इन्होंने नहीं लिए हुए थे, ये पहले वालों ने लिए थे जो इन्होंने पे किए। अच्छा वो भी समटाइम ये होता है कि आपको कर्ज लेके कर्ज देना पड़ता है कि उसकी इंस्टॉलमेंट चली जाए। अब ये एक विशियस सर्कल है जो बनाया हुआ है उसने, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, और हम उसमें फंस गए। लेकिन ये है कि ये चूंकि ये जो 40,000 अरब थाउजेंड की जो बात कर रही हैं आप, ये इन्होंने तो नहीं लिया ना। ये जरा आप हिस्ट्री उठा के देखें किसके जमाने में कितना 43 टाइम आप जो है वो IMF से कर्जा ले चुके हैं। पर सर इस वक्त जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है हम पे कर्जा जो, ठीक है, तारीख की बुलंद तरीन सतह इसलिए है कि आपके पास जो है जो आपकी अपनी आमदनी थी वो नहीं है। आपकी अपनी आमदनी इसलिए नहीं है कि पिछले 6 महीने से 8 महीने से जो है आपके यहाँ कोरोना चल रहा है, आपके यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में कोरोना चल रहा है। फिर देखिए कि आपका रुपया जो है वो नीचे आ गया है। अब अगर आपने 1 रुपया, चूंकि उन्होंने तो डॉलर्स में अदायगी करनी है ना, देना भी डॉलर्स में है, लेना भी डॉलर्स में, तो वो डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं। आपका रुपया जैसे ही कम आता है तो डॉलर्स बढ़ जाता है, जब डॉलर्स बढ़ता है तो आपकी अदायगी बढ़ जाती है। आपने तो कैलकुलेट, आप हुकूमत ने तो खरीदना होता है ना डॉलर, आप रुपया दे के डॉलर खरीदते हैं और डॉलर खरीद के डॉलर पे करते हैं। सो जैसे रुपया नीचे आता है तो आपके कर्जे जो है वो डबल हो जाते हैं। अगर मैंने 10 अरब लिए थे तो अगर रुपया जो है वो नीचे आया है 160 रुपए का हो गया है, तो इसका मतलब है कि 60 अरब तो उसमें बैठे बैठे इजाफा हो गया। तो मैंने जो 10 अरब था, 10 अरब पे जो है वो मुझे 6 अरब तो एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे, तो 16 अरब हो गया ना मेरा कर्जा। तो वो तो मेरा कसूर नहीं है। लिहाजा जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बेहतर होती है आपका रुपया ऊपर जाएगा, रुपया ऊपर जाएगा तो आपका डॉलर नीचे आएगा, डॉलर नीचे आएगा तो आपकी अदायगी के जो बैलेंस है बीच में वो बैलेंस कम होता चला जाएगा, और जब आप खरीदेंगे तो आपको महंगा नहीं मिलेगा, आपको सस्ता मिलेगा, और सस्ता मिलेगा तो आपकी अदायगी टाइम पे हो जाएंगी और वो कम हो जाता है कर्जा खुद ब खुद। सो ये एक बड़ी टेक्निकल सी एक गेम है, ये आदाद शुमार का एक गोरख धंधा है जिसके अंदर हमें उलझा देते हैं ये अपोजिशन वाले। लेकिन इनफैक्ट जो थोड़ा सा इकोनॉमी को समझते हैं उनको अंदाजा होता है कि नहीं वो क्या ठीक रहा है खान, क्या गलत नहीं रहा। देखिए अब से इससे पहले क्या था, आप जो है सारी आपकी मैशत का इन्हसार जो था वो आपकी जो है वो उसके ऊपर था कि आपने कितना लेना है, और कभी आप ADB से उठा रहे हैं, कभी आप IMF से उठा रहे हैं, कभी आप वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, कभी आप जो है वो अमेरिका से ले रहे हैं, कभी आप जो है बाकी ममालिक से ले रहे हैं, और वो कर्जा लेके सऊदी अरब से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, या UAE से ले रहे हैं। तो वो पैसा जो आता था वो पैसा खर्च हो जाता था। अब जब वो खर्च हो जाता है तो देना तो है ना आपने, तो वो आस्ता 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 आपके जो है वो कर्जों में जो है वो एडिशन होता चला जाता है। इधर आपकी इकोनॉमी आस्ता आस्ता बैठ रही है, कर्जे चढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कर्जों को कम करना शुरू किया है। अच्छा मजीद कर्जे लेने के लिए वो कहते हैं कि यार ना ही जाए तो उसके लिए अच्छा है। और दूसरी बात आपकी जो है ना आमदनी क्या है, पाकिस्तान की जब तक आमदनी नहीं बढ़ेगी, देखिए नौशीन आप और मैं हम काम करते हैं ना, आप कमाती हैं मैं कमाता हूं, वो हम घर में लेके जाते हैं। अच्छा घर में फर्ज करें खाने वाले ज्यादा हैं और कमाने वाले जो है वो थोड़े हो जाएंगे, तो क्या अखराजात बढ़ गए, अच्छा आमदनी आपकी कम होगी। अच्छा अगर ये आमदनी बिल्कुल ही खत्म हो जाए
तो फिर क्या है, फिर सिर्फ खाने वाले रह जाएंगे, अखराजात रह जाएंगे, आमदनी नहीं रहेगी। आमदनी आपके मुल्क की है जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं। अच्छा, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह कि हम बेचते क्या है, हम बेचते हैं चावल, हम बेचते हैं गंदम, हम बेचते हैं पटसन, हम बेचते हैं टेक्सटाइल जाती है, या हमारा जो है वो सियालकोट से कुछ चीजें चली जाती हैं, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चले जाते हैं, या हमारा खेलों का सामान चला जाता है। ये हम अगर फर्ज करें 20 ट्रक भर के जाते हैं ना, तो वहां से एक ट्रक आता है मोबाइल्स का और आपका बैलेंस हो जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये क्या, कौन सी हिकमत अमली ऐसी है जिससे हम ये कह सकें कि अब मुल्क की जो मीशत है वो दुरुस्त है? एक्सपोर्ट्स को ये बढ़ा रहे हैं इन्होंने। एक्सपोर्ट्स के लिए जो है बहुत ज्यादा, चूंकि जब जैसे आपका रुपया कम होता है तो जो फॉरेन वो होती है वो अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ, तो उसमें यह है कि आपकी एक्सपोर्ट्स खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। अब जब आपका रुपया बेहतर होता जाएगा और एक्सपोर्ट्स उधर ही रहेंगी, तो इससे आपकी इकोनॉमी को फायदा होना शुरू हो जाएगा। एक तो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की तरफ इनका जो है ना बड़ा रुझान है। दूसरा यह कि इन्होंने अपने इंपोर्ट बिल कम किया। इंपोर्ट बिल आप देखें जरा उठा के, वो कहां से इसको खींच के नीचे लेके आए हैं। अब आपकी मासुआ इसके उन्होंने पाबंदी लगा दी ना, ये जो कहते हैं ना टैक्स ड्यूटीज बढ़ा दी है। तो ड्यूटी इसलिए बढ़ाई जाती है, आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप पेमेंट करते हैं डॉलर्स में। हम तो गाड़ियां भी बाहर से मंगवाते थे, हम परफ्यूम भी बाहर से मंगवाते हैं, हम कपड़ा भी अगर बाहर से मंगवाएंगे, चीनी और खाने की चीजें भी बाहर से मंगवाएंगे, तो पेमेंट तो डॉलर में जाएगी ना। तो आपके मुल्क के अंदर से डॉलर बाहर जा रहा है, आ कुछ नहीं रहा। आ कैसे रहा है? कर्जों में। कर्जा आप लेते हो तो डॉलर मुल्क में आ जाता है, और चला कैसे जाता है? चला ऐसे जाता है कि आपने जो है उसको पेमेंट्स कर दी उसकी। सो जो फ्लो है और जो बैलेंस में है, वो बैलेंस आपका डिसबैलेंस हो जाता है, और इस डिसबैलेंस की वजह से होता ये है कि फिर आपको जो है लेने के देने पड़ जाते हैं। सो इन्होंने ये किया कि उसको जो है थोड़ा सा इंपोर्ट बिल को कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। उसके लिए जो है इन्होंने अपने बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो है बड़े अच्छे मामला किए हैं, और ग्रेजुअली ये होगी कि आपकी एक्सपोर्ट्स, आपको अगर 3-4 मुल्क जो है मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दे देते हैं, जैसे आपको जो है वो ISO 2000 में यूरोप ने आपको कहा था कि आप हमारे साथ करें, चाइना ने आपको किया है जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA आपके साथ किया है, और कुछ और मुल्क आपके साथ FTA कर लेते हैं, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा। फायदा ये होगा कि आप वहां पे चीजें बेच सकेंगे, और जो पेमेंट्स आएंगी वो आपकी फॉरेन करेंसी में आएंगी, तो फॉरेन रेमिटेंस आपकी इंक्रीज होंगी, डॉलर आपके मुल्क में बढ़ जाएगा, और फिर ये होगा कि ग्रेजुअली जो है आपके मुल्क में डॉलर ज्यादा होता जाएगा, रुपया स्टेबल होता जाएगा, आपकी पुरानी अदायगियां भी जो है वो कम होती चली जाएंगी। ठीक है, तो इससे जो है ये इनकी जो टेक्निक है, टेक्निक बहुत अच्छी है, बट ये कि देखते हैं कि आया इस पे अमल दरामद होता है कि नहीं होता। ठीक है, होप फॉर द बेस्ट। सर, इमरान खान साहब जो हैं वो FATF के मामले में भी आजकल कुछ बहुत ज्यादा मुस्तैदी का मुजाहरा कर रहे हैं। कल आई थिंक सो वो वज़रा और मुशीरों से उनकी मुलाकात थी इस हवाले से, और उनका ये कहना है कि हर सूरत पार्लियामेंट का जो है वो ज्वाइंट सेशन बुलाना है और ये बिल पास करवाने ही हैं, क्योंकि इसकी मुखालफत कौमी अहदाफ की मुखालफत है। और आज भी उनका हुकूमती सेनेटर्स और इत्तेहादी जमातों के साथ इस सिलसिले में मुलाकात रही है। दूसरी तरफ अपोजिशन एक अपनी हरधर्मी पे, तो दोनों का ये टकराव, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने वो FATF के वो पॉइंट्स देखे, जिन पॉइंट्स के ऊपर वो कुछ 27 पॉइंट्स हैं। अच्छा, वो जो 27 पॉइंट्स हैं जो एक्शन प्लान की जो 2018 ऑपोजिशन कहती है वो वेल ड्राफ्ट नहीं है। वो वेल ड्राफ्ट क्यों नहीं है? उसमें से बेशतर पिछले उन्होंने उसमें कहा था कि जो इसमें से बेशतर पे आपने अमल दरामद भी कर लिया है, ठीक है ना। अच्छा, अपोजिशन का क्या कहना है? अपोजिशन के जरा सुने, और ये जो पॉइंट्स है ये हमने नहीं किए, ये तो उन्होंने हमें दिए हैं, FATF ने दिए कि जी इनके ऊपर आप करें। अब उन्होंने एक उसका है टेरर फाइनेंसिंग, कि ये जो टेररिज्म के लिए जो फाइनेंसिंग होती है, उन्होंने कहा ये खत्म करें। अपोजिशन को क्या एतराज है? क्या ये चाहते हैं कि मुल्क में टेरर फाइनेंसिंग होती रहे? ये चाहते हैं? अगर ये नहीं चाहते कि टेरर फाइनेंसिंग पे पाबंदी लगे, तो फिर इनको इसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ आना चाहिए, या फिर ये कि इनका कोई टेररिस्टों के साथ कोई इनके ताल्लुकात है, या फिर अगर वो बात की जाती है कि ये राइट विंग पार्टीज के साथ मिले हुए हैं, वो जो राणा साहब पे इल्जाम था, राणा सनाउल्लाह पे, कि ये जो है ये मुल्क के अंदर जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ इनके मामलात हैं, तो फिर वो बात ठीक है। और अगर वो बात ठीक है तो फिर जो है फिर जो इन्होंने सर माइडा वाली जो थी उसके ऊपर तो इनको कहा गया था कि आप नहीं करने देते हमें जो अमल दरामद, हम करना चाहते हैं, फौज ने कहा था, तो इन्होंने उल्टा उनके ऊपर डाल दिया, तो फिर वो बात गलत थी इनकी। सो आप देखें ना कि टेरर फाइनेंसिंग पे मैं बताऊं इनकी गठजोड़ है। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना जो इसके ऊपर नहीं आ रही, इससे तो साफ नजर आ रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है इनके टांडे जाके उनके साथ मिलते हैं, इसीलिए जो है ये इसकी मुखालफत करते हैं। फिर आप देखें इसके ऊपर एक लेकिन ऑपोजिशन ये भी कहती है कि हम चाहते हैं कि इसको कमेटी में लाकर डिबेट किया जाए, तो डिबेट करने में सर क्या हाल है? डिबेट क्या करना चाहते हैं कि टेरर फाइनेंसिंग करनी है कि नहीं करनी?
होगी कि नहीं होगी, क्या डिबेट करेंगे कि टैरिफ फेंसिंग पे पाबंदी लगानी है कि नहीं लगानी, और लगानी है तो क्या थोड़ी लगानी है, ज्यादा लगानी है। आप उसके पॉइंट्स देखें ना, मैं आपके साथ पॉइंट्स उसके आपके सामने रख देता हूं, आप उस जरा पॉइंट्स को। ऐसा इसमें एक पॉइंट है कि इलीगल मनी जो है उसकी जो वैल्यू है, उसकी ट्रांसफरिंग जो हुंडी हवाला है, उनका ये नहीं होना चाहिए। अब हुंडी हवाला जो है, क्या अपोजिशन चाहती है कि हुंडी हवाला जो है वो हो? क्या यही चाहते हैं ना? फिर अगर वो कहते हैं कि वेल ड्राफ्ट नहीं है या इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि इनकी ख्वाहिश यही है कि हुंडी हवाला जो है उसके ऊपर पाबंदी ना लगाए। हुंडी हवाला जो है वो, भाई आप किसी भी बंदे को, होता क्या है, मैंने पाकिस्तान से बाहर पैसा भेजना है या पाकिस्तान में पैसा मंगवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बंदे को कहूंगा कि यार ये इससे पैसे ले लो, मैंने 50 लाख बाहर भेजना है, तो वो कहेगा 50 लाख पे मैं 20 लाख आपसे लूंगा और आपके 50 लाख बाहर चले जाएंगे। तो वो जो 20 लाख है, अब ये मुझे बताइए, ये जो इलीगल ट्रांसफर है, ये कैसे आपने जो हुंडी के जरिए पैसे भेजे जाते हैं? कि लोग जो आपस में, वो वहां से अपने बंदे को फोन करेगा, यहाँ उसका बंदा आएगा, मुझे पेमेंट कर देगा, और वो पेमेंट जो है वो बाद में उनके अपने अकाउंट्स में लीगल तरीके से, जो भी जिस भी तरीके से वो पहुंच जाएगी, क्योंकि वो वहां भी बैठे हैं, यहाँ भी बैठे। तो मतलब कि आपने क्या यही चाहती है अपोजिशन की, ये हुंडी जो है वो चलती रहे, ये सिस्टम जो है वो चलता रहे? अगर नहीं चाहती तो फिर इसके ऊपर पाबंदी ठीक है। फिर आप देखिए कि वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान है, उसके दरमियान उन्होंने कहा कॉपरेशन होना चाहिए। क्या ये चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, या हमें नहीं करना चाहिए? अगर ये चाहते हैं तो फिर बता दें, खुल के बताएं ना कि नहीं, आप जो भी है, अगर आपसे कोई बाहर की कोई मांगती है इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, या जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो रही है उसके बारे में, या बाकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उसके बारे में, तो फिर नहीं जी वो आप प्रोवाइड ना करें। अगर ये चाहते हैं कि ना करें तो फिर खुल के बताएं, हमें भी पता चले कि जो ये जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो सोकल अपने आप को पॉलिटिकल करती हैं, फिर नहीं असल में पॉलिटिकल नहीं, फिर तो कुछ और है, ये उसके ऊपर भी बात नहीं करते ये। फिर आप आ जाए, फिर ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो है जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है उसकी जो है जो कि लिस्ट उन्होंने प्रोवाइड कर दी गई है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए प्रॉपर। ये उनकी हमसे डिमांड है। हम ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर चुके, पाकिस्तान जो है बहुत कुछ कर चुका है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ कर दिया, इसीलिए आप अभी तक ग्रे से जो है वो ब्लैक में नहीं गए, आप ग्रे से व्हाइट की तरफ हम ट्रैवल कर रहे हैं, और हमारी बड़ी कोशिश है कि हम ग्रे से जल्द से जल्द जो है वो व्हाइट में आ जाए। लेकिन उसके लिए एक नेशनल एक्शन प्लान है, उस नेशनल एक्शन प्लान को इन्होंने बैठ के तय किया था, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें जो इन्होंने ड्राफ्ट की हुई थी। अब FATF और उसमें कोई फर्क नहीं है लंबा चौड़ा, बट ये कि उसको इंप्लीमेंट तो करना है ना इन्होंने। सर ये आपको नहीं लगता कल की हेडलाइंस से अखबार की जो खान साहब ने बयान दिया कि FATF के बिल्स को लेके कि ऑपोजिशन और भारत जो है वो इस सेम पेज पे, दिल्ली भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से निकले, और ऑपोजिशन भी। आपको नहीं लगता ये उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल करनी है के खिलाफ? क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, चूंकि इंडिया के और इन लोगों के अज़ाइम मिलते जुलते मुझे लग रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये एक नेशनल कॉज है, नेशनल इशू है, इस नेशनल इशू पे, नेशनल कॉज पे इनको आ जाना चाहिए था। मैं फिर देखे ना, वो इफेक्टिव एक है कि जी आपने इफेक्टिव डोमेस्टिक कॉपरेशन बिटवीन फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट्स, कि ये जो आपके यहाँ बैंकिंग का सिस्टम है, इस सिस्टम को आपने कैसे इंप्रूव करना है। इस सिस्टम के अंदर जो है वो अकाउंट का, आपको पता है पहले अकाउंट बहुत ईजी था खोलना, आप जाते थे जाके अकाउंट खोल लिया करते थे बैंक के अंदर, अब आसान नहीं रहा। आपको पहले बताना पड़ती है, मनी ट्रेल देनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, क्यों दिया, कैसे आया, कब आया, वो तब जाके जो है वो आपके जो है वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं और अकाउंट में जमा होते हैं और अकाउंट खुलता है। अदरवाइज तो अब अकाउंट खोलना बड़ा मुश्किल हो गया, बैंकों ने बड़ा उसका प्रोसीजरल कर दिया, उसको बड़ा लेंथी कर दिया प्रोसीजर उसका। सो वो चाहती है, अपोजिशन चाहती है ये भी ना करे, क्योंकि उसमें इन्होंने तो यानी के जरिए पैसे बाहर भेजने होते हैं। इन्होंने तो जो है वो वहां पे जो है वो किसी भी वो क्या कहते हैं कराची के अंदर जैसे वो गोला बेचने वाला, कुल्फियां बेचने वाला, रेडी वाला, एक तो और है जो बगैर तांगा चलाने वाला, उनके नामों पे इन्होंने अकाउंट खोले हुए थे, किसी टैक्सी ड्राइवर के नाम पे इन्होंने अकाउंट खोले हुए थे, 8-10 अरब रुपए उसके अकाउंट में जमा है। लेकिन ये तो ये चाहते हैं ना, ये चाहते हैं कि हमारा ये जो ब्लैक मनी है, ये व्हाइट जो करते थे जिस जरिए से, वो नहीं हो पाएगी, इसलिए ये इसकी मुखालफत कर रहे हैं। और कोई वजह नहीं है, इन्होंने पैसे घरों में दबा के रखे हुए हैं, इनके घरों की तलाशियां लें, इनके घरों के जरा जो है वो फर्श आप उखाड़े तो आपको नीचे से नोट मिलेंगे, 5-5 हजार के नोट, इनके नीचे से जो है फर्श से आपको हो सकता है कि वहां से जेवरात मिले जो निकलते रहे। वो आपको याद है ना, वो दुरानी साहब जो है जो वो थे सिंध असेंबली के जो स्पीकर थे, ठीक है ना, सराज ईरानी जो है, उनके घर से क्या निकला था? डॉलर्स, सोना, जवाहरात और वहां से नोट, ये तो इनके घरों से निकलता है।
तो ये यही चाहते हैं कि इस मनी को वाइट करने के लिए फिर उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि आप जो प्रोसिक्यूशन को जो है उसको बेहतर करना है, जो बैंड आउटफिट्स के खिलाफ है। फिर उन्होंने प्रॉपर्टीज के जो आउटफिट्स हैं उसकी प्रॉपर्टी के हवाले से उन्होंने इसमें है कि आपने उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको प्रॉपर्टी आपने जो प्रोसिक्यूट करना है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है और ऐसी प्रॉपर्टीज को आप जब्त कर लें। सो ये सारी चीजें हैं। ये मैं बताऊं, ये इसके टांडे वो बात ठीक कहता है खान, बात उसकी गलत नहीं है। ये इंडिया से कम नहीं है इस वक्त, ये सारे के सारे जो है ना, ये एजेंडा इनका वही है, ब्लैकमेल कर रही है हमें। और अपोजिशन कहती है कि ये गलत है, हमें तो एनआरओ मांगा ही नहीं है, हम तो जो है वो डिबेट करना चाहते हैं। क्या डिबेट करना चाहते हैं? मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, मेन चीदा पॉइंट्स। इन पॉइंट्स पे क्या डिबेट बनती है? सर एक चीज इसमें ये भी है कि अपोजिशन की तरफ से जो नैब की तरमीम और ये एफएटीएफ बिल्स, इन दोनों का आपस में गठजोड़ आखिर क्या है? ये क्या कंफ्यूजन है? देखिए, अपोजिशन कुछ नैब में तरमीम करवाना चाहती है, उसके बाद ही बिल पास करना चाहती है। अल्लाह भला करे। देखा, आप बात तो आपको सारी पता है, अब आप मुझसे बुलवाना चाहती हैं। देखिए बात ये, अंदर की बात तो सर आप ही बताएंगे। मैं लेकिन अंदर की बात आपके पास भी है। अब अंदर की बात यही है जो आपने बता दी है। अंदर की बात यह है कि इनको नैब ने पकड़ा हुआ है, इनको गले से पकड़ा हुआ है। ये जो मामला है ना, इस मामला में ये भी फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। इनके टांडे कहीं ना कहीं इनके घरों में जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज में, इनके उसमें जो है कहीं ना कहीं जाके ये घुसती है सारी चीज। ये कहते हैं कि नैब के अंदर से हमें निकाला जाए, ये ना हो कि एफएटीएफ का बिल अप्रूव हो जाए और ये बिल नैब से घूम के वापस हमारे घर पहुंच जाए। तो ये डरे हुए हैं और इस डर को और इस खौफ को ये चाहते हैं कि नैब के अंदर पहले अमेंडमेंट कराएं, चूंकि गवर्नमेंट ने ये करवाना है और गवर्नमेंट ने इसलिए करवाना है कि गवर्नमेंट चूंकि वहां पे देखें आप बिल्कुल हम एंड पे आए हुए हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट की इस वक्त अशद जरूरत है कि हम एफएटीएफ से निकले। एफएटीएफ से जैसे निकलते हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस खत्म हो जाती हैं, आपके ऊपर जो बहुत सारी तलवारें लटक रही हैं वो तलवारें हट जाएंगी और हम यूं आजादी का एक सांस लेंगे और उसका आपकी इकोनॉमिकली बहुत फायदा होगा। आपका जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ पे पैसा आएगा, डॉलर आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी, इंडस्ट्री लगेगी और ये सारा कुछ जो है एक एक्टिविटी जनरेट करेगी और उसका अल्टीमेट फायदा जो है वो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी, आज है खान साहब की है तो खान साहब को होगा, अगर किसी और की होती तो उसको होता। ये इनको पता है कि ये होने वाला है। अब वो क्या चाहते हैं? वो कहते हैं कि इसके एवज जो है इनसे कोई डील मारो, कुछ दो के ऊपर इसका अल्टीमेटली इसका फाइनेंशियल फायदा होगा ना, फाइनेंशियल एक एक्टिविटी जनरेट होगी, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो है वो पाकिस्तान बेहतर होगा, हुकूमत को इसके मुआशी आदाब जो है वो जो चाहती है वो उसको वो उस तक पहुंच जाएगी। सो अपोजिशन जो है, आपके समझते हैं कि इतने हसास कौमी मफाद के मामले पर कुछ लोग कुछ दो वाला ये जो है वो कितना जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। यही तो हम चीख रहे हैं, ये तो आप चीख रही हैं उस वक्त से। बात करने जो आप बात घुमाती है ना, बात असल में आप यही मुझसे सुनना चाह रही थी कि ये बात तो ठीक नहीं है। चूंकि देखिए बात ये है कि नेशनल इश्यूज के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं की जाती। अगर आप ये खान कल को बैठा था ना इनके साथ, जब इनके मामला थे तो क्या खान असेंबली में जब था तो उस वक्त नहीं था, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी खान उस वक्त असेंबली में था तो इनके साथ उस वक्त भी बैठा था वो, उस वक्त नून लीग भी इनके साथ बैठी थी, इन्होंने बैठ के जो है वो मामला तय किए थे। अच्छा, नेशनल इलेक्शन प्लान की जब बात हुई थी वो तो उस वक्त ये नहीं बैठा हुआ था ना, तो नेशनल इलेक्शन प्लान जब फाइनल किया था तो उस वक्त खान जो है वो इनके साथ जाके बैठ गया था, इसकी पार्टी के लोग बैठे थे इसके साथ और इन्होंने बैठ के जो है वो जब 18वीं तरमीम का मसला था उस वक्त भी ये लोग जो है सारे इकट्ठे हो गए थे। सो नेशनल इश्यूज पे पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, उस वक्त ये भी इनका स्टैंस यही था। आज इनका स्टैंस डिफरेंट है। आज ये कहते हैं नहीं जी आप जो है ये हमें इस तरह से निकाले, हम इस तरह से फिर आपकी जो है वो मदद करेंगे। तो फिर मुझे बताइए कि फर्क क्या है? एफएटीएफ ग्रे एरिया वो भी चाहता है, वो ग्रे से हमें ब्लैक में डालना चाहता है, ये भी चाहते हैं कि हम ग्रे में अटके रहे और ग्रे से जो है हम कहीं ना कहीं ब्लैक में चले जाएं ताकि ये कि इनके मामला ऐसे कैसे चलते रहे। सिर्फ सेनेट से एफएटीएफ समेत बाकी जो कानूनी जो बिल्स हैं इनको कोई पास करवाने का कोई टेक्निकल मैकेनिज्म नहीं है हमारे पास? नहीं, कुछ नहीं है। देखिए वो मैकेनिज्म यही है कि लोग वोट करें, उसमें जो सेनेटर्स हैं वो वोट करें, जो आपके असेंबली के अंदर मेंबरान है वो वोट करें। सो वो वोट करेंगे तो आप जो है जो भी उसकी सर्टन इस तरह के बहुत से कौमी मफाद के जो मामले हैं वो तो पेंडिंग और डिले और सियासत का शिकार होते रहेंगे। होते हैं ना, अक्सर होते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके जो है इनकी प्रायोरिटीज और होती हैं, इनके मफादात वहाँ पे जो है उन पर जग पड़ रही होती है, इनके बाकी चीज़ों के ऊपर जो है वो जग पड़ रही होती है, इसलिए ये उसको होने नहीं देते, इसलिए ये उसको रोकते हैं, इसलिए ये जो है उसके सामने जो है वो खड़े हो जाते हैं और इसलिए जो है ये इधर उधर जो है वो अपने वो हिलाने शुरू कर देते हैं और अपना फायदा लेने की। भाई हम वो कौम है जो अपने चार आने के लिए दूसरे का 20 रुपए का नुकसान कर देते हैं।
सो अपने चारा नहीं ये बचाना चाहते हैं, चाहे मुल्क के 100 रुपए डूबते हैं तो डूब जाए, चाहे मुल्क जो है वो बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, चाहे मुल्क के ऊपर जो है जो साए मंडला रहे हैं वो मंडलाते रहे, चाहे वो साए मंडलाते मंडलाते इस मुल्क के ऊपर जो है वो आके गहरे हो जाए और उस मुल्क का जो है जो मर्जी हो जाए, इनको इससे कोई गरज नहीं। भाई इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके बच्चे बाहर हैं, इनके बाकी मामला बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनको क्या लेना देना यहाँ पे। ये तो चाहते हैं यहाँ पे आए, हनीमून मनाए, वोट शोट लोगों को उल्लू बनाए, वोट ले, इलेक्शन जीते, असेंबली में पहुंचे, वजीर आजम इनका, वजीर आला इनका, उसके बाद जो है वजीर इनके, और गाड़ियों के होटल लगे हुए, प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा बाहर भेज रहे हैं, कोई पूछने वाला ना हो, कोई इनको बताने वाला ना हो, कोई इनको समझाने वाला ना हो, और इनके ऊपर ना कोई चेक हो ना कोई बैलेंस हो, और बस ये मजे से वो करते रहे। ये दिस इज व्हाट दे वांट। लेकिन अब नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता। और जो ये करना चाहते हैं इनको अब ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई इनके हनीमून के दिन गिने जाते हैं। इसको सबक करते हैं। अब ये बताएं कि अपोजिशन हुकूमत को मतलब की तरफ वो करती है, हुकूमत खान साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि पास तो करवाना है ये बिल, तो ये ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या पास करवा पाएंगे खान साहब? पास तो होना है। ये आप ये अगर ऐसे नहीं पास करेंगे तो फिर कोई डंडे वाला आके पास करवा लेगा, और आप समझती हैं कि फिर डंडे वाले जब पास करवाएंगे तो फिर उनको पास तो करना है, पास करना पड़ेगा। ठीक है, पास करना पड़ेगा, क्योंकि देखें वो सेम पेज पे है ना। तो गवर्नमेंट अगर चाह रही है तो ये पास जो होगा वो कुछ लोग कुछ दो वाले उस पे ही होगा। मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह होगा। अगर मैं आपको बताऊं, खान साहब इस मामले में बड़े जिद्दी हैं। उन्होंने कहा कि मैं एनआरओ नहीं करूंगा, तो फिर ठीक है वो एनआरओ नहीं करेंगे, और अगर वो एनआरओ नहीं करते तो फिर इनको जो है इनको फिर डंडे पड़ेंगे। तो हो सकता है पर्दा कोई बीच की राह निकाल ही ले। क्या निकलेगी? अगर निकलनी होती तो अभी तक निकल आती। अच्छा, देखिए इसी एफएटीएफ में इन्होंने फंसना है। अगर उधर जो है नैब को इन्होंने वो कर दिया तो फिर पाकिस्तान का पैसा किधर जाएगा? जो इन्होंने खाया हुआ इतना पैसा वो इनके गले से निकालना नहीं है। अगर इन्होंने खास साहब ने इस पे किया ना, अगर कॉम्प्रोमाइज किया, मैं आपको बताऊं नौशीन, मैं पीटीआई के वोटर्स को जानता हूं, मैं पीटीआई के सपोर्टर्स को जानता हूं, मैं पीटीआई के उन लोगों को जानता हूं जो हार्ड को, जिन्होंने दिलो जान से पीटीआई को वोट दिया हुआ है। मैं उन लोगों में बैठता हूं, उन लोगों को मैंने समझा है, जाना है, उनसे बात की है। वो इस बात पे बड़े फर्म बिलीव है कि अगर खान ने जरा सी भी लचक दिखाई, अगली दफा हम खान को वोट नहीं देंगे। पर सर अपोजिशन जो है वो सेनेट में मेजोरिटी एंजॉय कर रही है, तो ये भी खान साहब के लिए एक चैलेंज है पास करवाना। क्यों चैलेंज है? अपोजिशन ने जोर लगाया था ना अपना बंदा लाने का, खान ने सपोर्ट की थी ना, तो कर सके थे। तो इसका मतलब है कि सेनेट में बैठा है खान, चाहे नहीं है लेकिन है। समझ आई ना आपको? ठीक है। वो भाई बात ये है, ओपिनियन नेशनल काज है। मुझे बताइए कि सेनेट के अंदर क्या ऐसे सेनेटर्स नहीं बैठे हुए जिनको इस मुल्क से मोहब्बत है? ऐसे सेनेटर्स नहीं बैठे हुए जिनको जो जिनके दिल में जो है वो मुल्क के लिए प्यार है? सर आपके नेशनल कॉज से हम अपने अगले टॉपिक को जोड़ते हैं। कुछ दिनों से ये बाज़गश सुनाई दे रही है कि सदारती निज़ाम लाया जाए, और आज हमने देखा कि अहमद रजा कसूरी साहब की जानिब से सदारती निज़ाम के नफाज के लिए अपील भी दायर की गई है। उनका कहना यह है कि पार्लिमानी निज़ाम मुल्क में फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल सदारती निज़ाम में पोशीदा है, आप क्या समझते हैं? है, ऐसा ही है। उसकी वजह यह कि पार्लिमानी निज़ाम आपका हो गया है खोखला। ये एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ों को जो घन है ना, घुन वो खा गई है, और उसने इसको बिल्कुल अंदर से जो है वो खोखला एक तना बना दिया जो किसी वक्त भी जो है वो गिर सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास जब तक विनिंग हॉर्सेस नहीं है आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। इमरान खान को पता है, इमरान खान ने कोशिश की थी अपने पार्टी के लोगों के साथ गवर्नमेंट बनाने की, लेकिन उसके पास नंबर ही नहीं पूरे हो रहे थे। तो उसने क्या किया, उसको यहाँ वहाँ से मुस्तार लोगों को लेना पड़ा। अब वो लोग जो है वो ब्लैकमेलर हैं, वो उसको ब्लैकमेल करते हैं। अच्छा, ये सिर्फ यही नहीं होता, ये बाकी हुकूमतें, इससे पहले आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत देख लें। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जो है आपको याद होगा एमक्यूएम जो है वो आ रही है, जा रही है, आ रही जा रही, हर वक्त जो है वो रहमान मलिक साहब जो है उसकी बगल में ड्यूटी लगा दी थी, एमक्यूएम को वो मनाया करते थे। और उस वक्त जो है हम बात किया करते थे मीडिया में बैठ के, हम कहते थे जनाब 3 दफा वो नाराज हो गए, तो 3 दफा नाराज हो जाए अगर बीवी, और 3 तलाकों में जो है उसके बाद तलाक वाकई हो जाती है। अब तो 3 तलाक मान लिया, ठीक है। तो वो इस तरह की वो मतलब उस वक्त बात हुआ करती थी। उसकी वजह क्या थी कि उनके पास भी नंबर गेम पूरी नहीं होती थी। कोई भी बंदा जो है, कोई भी शख्स, जब तक उसके पास नंबर्स पूरे नहीं होते, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर आप कोई बिल पास नहीं, ये फंसा हुआ है ना बिल आपका,
क्यों फंसा हुआ? इसीलिए फंसा हुआ कि आपको नंबर चाहिए वहां पे। अच्छा, आप हुकूमत बनानी तो भी आपको नंबर चाहिए, आपको कोई भी चीज करनी है तो भी आपको जो है एमएनएस के सर्टेन नंबर्स हैं जो आपको चाहिए, एमपीएस के सर्टेन नंबर्स हैं जो आपको चाहिए। अगर ये बंदे पूरे नहीं होते तो आप अपनी हुकूमत नहीं बना सकते। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि करता कोई है भरता कोई है। मिनिस्टर गड़बड़ करेगा, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है जिम्मेदारी आ जाएगी। तो आपने मिनिस्टर की जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पे नहीं डाल सकते। प्राइम मिनिस्टर अपने किए का जवाब दे, हाँ ठीक है उसकी टीम तो है, लेकिन अगर सदारती निजाम आ जाता है तो सदारती निजाम में एक शख्स को वोट पड़ेगा और वो एक शख्स प्रेसिडेंट बन जाता है, फिर वो अपनी मर्जी की कैबिनेट बनाता है, अपनी मर्जी की, और उसमें जरूरी नहीं कि वो इलेक्टेड लोग ही हो। और जब वो चूंकि उसको तो वो कुछ भी ले सकता है, वो टेक्नोक्रेट्स ले सकता है, वो ब्यूरोक्रेट्स ले सकता है, वो अपने सेनेटर्स ले सकता है, वो कुछ भी ले सकता है। लेकिन सर हमने देखा नहीं कि मुशर्रफ के दौर में टेक्नोक्रेट्स वगैरह से कहीं एक एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं। लेकिन मुशर्रफ के दौर में आप जरा चीजों के रेट्स उठा के देख लें और अपने डॉलर की सूरत हाल देख लें। मुशर्रफ के दौर में डॉलर पता कहां तक गया था? 87 रुपीज तक मैक्सिमम, और अभी कितना है? अच्छा, मियां साहब के दौर में ये यूं करके वो भी मैक्सिमम गया था, फिर खींच के वापस उसको जो है 77 पे ले आए थे। जब आए थे जो वजीर खजाना जो थे, जिनको बाद में जो है वो बना दिया था शौकत अजीज को, जो है जब वो वजीर आजम बने थे तो उसने बड़ी अच्छी तरह, उनके दौर में आपको पता कब लोड शेडिंग होती थी? कोई लोड शेडिंग नहीं थी। उन्होंने जो सर्कुलर डेट है आपका वो 0 पे ले आए थे। उन्होंने कितनी सारी चीजें आपकी जो है वो सेट कर दी थी। लेकिन वो जैसे ही गए, पीपल्स पार्टी आई है, बल्कि निगरान जब आए हैं, निगरानों ने आते बेड़ागर कर दिया। निगरान हुकूमत में जब उसके बाद देख लेना, लोड शेडिंग उनके दौर में शुरू हुई, निगरानों के दौर में शुरू हुई। वो 3 महीने का डेटा इनसे आज तक नहीं उतरा। ये टेक्निकल ग्राउंड पे हम कैसे सदारती निजाम को सपोर्ट कर सकते हैं? हमारा तो मेरे ख्याल से आइन भी पार्लिमानी निजाम, देखिए उसका तरीकाकार जो भी वजह किया जाता है, अल्टीमेटली कोर्ट तो नहीं कह सकती। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती ठीक है जी हमने सदारती पार्लियामेंट में जाएगा, ठीक है ना। ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करे, या ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जो है कोई रिमार्क्स दे। ये तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर जो है वो बात करे और एक मुल्क में डिबेट शुरू हो जाए। रेफरेंडम हो सकता है। रेफरेंडम जो है सबसे बेस्ट वे है कि आप लोगों के पास चले जाए। ये हो सकता है कि खास साहब कहेंगे ठीक है हम लोगों के पास जाते हैं और हम लोगों से पूछते हैं वो क्या कहते हैं और एक रेफरेंडम करा लें। अगर रेफरेंडम के अंदर लोग कह दें कि ठीक है इस मुल्क में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले आए, हमें जो है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं चाहिए, ये फेल हो गया, तो फिर ये होगा कि यही असेंबली जो है, यही असेंबली यही इकट्ठी होगी जैसे बाकी चीजों पे इकट्ठी होती है, ये इकट्ठी होकर वोट डालेगी, एक जो है वो एक बिल तैयार होगा, एक सारे नए सिरे से आपकी वो सारे मामला तैयार होंगे और उसको जो है वो अप्रूव हो जाएगी उससे, और फिर उसके बाद जो है उसको आप इंडोर्स करेंगे। क्या पाकिस्तान मुल्क के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सदारती निजाम के हामी आपको नजर आते हैं? देखिए अपने अपने वक्त में तो सब करते रहे। आप जरा चले जाइए 90s में, 97 वाली हुकूमत में नवाज शरीफ की, जब मुशर्रफ साहब आए थे तो ये क्या कोशिश कर रहे थे? मुशाहिद अली खान साहब जो है इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और ये चाह रहे थे खलीफा वक्त बनना, और उस वक्त पे खिलाफत का बड़ा वो चढ़ा हुआ था कि ये खलीफा बनना चाह रहे थे और ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान में खिलाफत अनाउंस हो जाए। वो भी क्या थी, वो भी इसी तरह की थी, ठीक है। अच्छा, और उन्होंने भी उस वक्त कोशिश की कि किसी न किसी तरह जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम को जो है इन्फोर्स किया जाए। मुख्तलिफ वक्तों में, मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ हुकूमतों में ये बात होती रही है। अब होगा ये कि ये चूंकि हुब्बे अली में नहीं बल्कि बुग़्ज़ मुआविया में इनकार कर देंगे कि नहीं जी वो जो है वो यूनी है तो यूनी है तो यूनी। इन्होंने वो जो है इसको इसलिए इनकार करना है कि कहीं अगर पीटीआई के वक्त में बन गई तो फिर पीटीआई की हुकूमत जो है इसका फायदा न ले ले। अच्छा। लेकिन अब ये हो सकता है कि कोई बैठ के अगर कोई राह निकाल ली जाए कि ठीक है जी अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाने हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आना है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के तहत जो भी आप इवॉल्व करते हैं उसके बाद ये होगा कि सिस्टम को ले आए और फिर ये है कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें, असम्बलियाँ तोड़ के नए इलेक्शन हो, नए इलेक्शन में जो भी प्रेसिडेंट बने, चाहे वो मियां साहब बन जाए, चाहे वो जरदारी साहब बन जाए, चाहे वो इमरान खान साहब बने, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट होकर आ जाए। इलेक्ट होने के बाद जो है वो फिर अपनी कैबिनेट बनाए और फिर वो डिलीवर करें, चूंकि तब तक डिलीवरी नहीं हो सकती जब तक कि प्रेसिडेंट के पास पावर्स नहीं होंगी। प्रेसिडेंट अकेला सोलो जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जब तक वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंसी जो है ना उसकी और लोगों की तरफ देखना और विनिंग हॉर्सेस वाला खाता, तो वो फिर जो है वो फंसा रहता है। वो लोगों को जो है वो कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबर क्या है? क्या खबर?
हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहाँ छुपे बैठे हैं।